हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये वीडियो आपके सामने है क्लास 6 के हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्योर प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या स्टैटिक चीज़ें दी हुई है और कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो हम सब देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो ये हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से शुरू किया जाता है कि क्या चीज़ है, कहाँ हुई, कैसे हुई और कब हुई, बेसिक क्वेश्चन के साथ। आइए शुरू करते हैं। इसमें रशीदा का एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, बस थीम देख लेते हैं कि एक बच्ची है रशीदा जो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, उसमें सडनली उसके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि 100 ईयर एगो। ठीक है, तो वो उसको बहुत आश्चर्य होता है कि 1000 या फिर कुछ 100 साल पहले की बात है, हम कैसे जान सकते हैं। तो राइटर ने इसी थीम पर पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग अपने काम की चीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे क्वेश्चन ये उठता है, जो बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट पीपुल एट। ठीक है, पुराने समय के लोग क्या खाते थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है, वो उनके हाउसेस कैसे थे, ठीक है, उनके घर कैसे रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन उठता है, तो इसका आंसर भी है। आंसर क्या है, लोग कैसे रहते थे, वो हंटर्स थे। ठीक है, चीज़ों को, जानवरों का शिकार करते थे, पक्षियों के अंडे खाते थे। ठीक है, हर्डर थे। ठीक है, जानवरों को भी पालना सीखे बाद में। उसका फार्मर्स बने, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू की, रूरल्स आए। ठीक है, रूरल्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एकुमुलेट हुए। ठीक है, ग्रुपिंग बनाई, अपनी ग्रुप बनाए और उन्होंने अपना एक लीडर चूज़ किया। ठीक है, तो रूलर्स आए। उसका मर्चेंट्स आए। एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से लोगों ने क्या किए, मर्चेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए। फिर प्रीस्ट डेवलप हुए। ठीक है, उसके बाद क्राफ्ट वर्क स्टार्ट हुआ, क्योंकि सिटी डेवलप हो गई, लोगों को अच्छी चीज़ें, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा उनके खिलाफ। ठीक है, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसके बाद नए नए जो पर्सन्स थे, जैसे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उसमें आपके गोल्ड स्मिथ थे। ठीक है, कोई आपका वर्क कर रहा था ब्लैक स्मिथ का। ठीक है, लोहार का काम कोई कर रहा था। बहुत सारे आर्टिस्ट डेवलप हुए जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़, जैसे मान लीजिए कोई कॉइन बना रहा है, ठीक है, कोई पॉटरी बना रहा है। ठीक है, म्यूजिशियन डेवलप हुए, साइंटिस्ट डेवलप हुए। तो ये सब चीज़ें, मतलब लोग कैसे रहते थे, तो आपको बेसिकली पता क्या होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोफेशन उस टाइम लोग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो हंटर थे, हर्डर थे, फार्मर्स थे, रूलर थे। ठीक है, उसके बाद मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई होप आपको आ गया था। ठीक है, अब लगे हाथ एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं कि जैसे आज उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से जो राइटर ने यहाँ पे शुरू किया है, वहाँ पे एक बात और है कि जैसे कि आज के बच्चे स्टोरी सुनते हैं, सॉन्ग देखते हैं, तो क्या उस टाइम भी कुछ रहा होगा, तो बिल्कुल उनकी अपनी एक स्टोरी रही होगी। सेम टाइप से एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, पाते हैं और कुछ चीज़ें डेवलप करते हैं, तो सोसाइटी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उनके पास भी कुछ खेलने के तरीके रहे होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ रही होंगी जैसा वो करते थे। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको ये पॉइंट्स इंडियन सोसाइटी में काफ़ी हेल्प करने वाला है कि इंडियन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है, तो बस इस बात को आप ध्यान से सुनते जाइए। और देखिए, अब आते हैं कोर टॉपिक पे। ठीक है, प्री के, देखिए नर्मदा रिवर की बात करनी है आपको। नर्मदा रिवर की लोकेशन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैप हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, मैप में देखिए ये रिवर जो है आपकी, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में विंध्य पर्वत पड़ते हैं, जैसा आप सभी को पता है। ठीक है, उसके अगर साउथ में चलें, ठीक है, तो ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी बहती है और विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है, विंध्य ऊपर विंध्यास पड़ते हैं, नीचे सतपुड़ा पड़ता है, इसके बीच में से आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो नर्मदा वैली किन दो पहाड़ों की वैली, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी, विंध्यास की है और सतपुड़ा की। तो दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद और आप मैप के साथ में बताता जाऊंगा जैसा चीज़ें आएंगी। ठीक है, और ये देखिए नर्मदा की लोकेशन हमने देख लिया। उसका नर्मदा से रिलेटेड टॉपिक जो है, पीपुल हैव, ठीक है, लिव लॉन्ग ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स एगो। ठीक है, कुछ हजारों साल पहले लोग जो थे नर्मदा नदी के तट पर रहे थे। अब क्वेश्चन उठता है कि नदी के किनारे लोग क्यों रहे थे। ठीक है, जैसे कोई नदी है, लोग उसके किनारे क्यों सेटल हुए। तो देखो सिंपल, आप सभी को पता है कि क्यों रहे होंगे, बट देखिए बेसिक क्या है कि यहाँ पे एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है। ठीक है, बेसिकली उसको चाहिए होता है कि उसके पास एक सेटलमेंट एरिया हो, मतलब एटलीस्ट एक घर हो। ठीक है,
और उसके बाद क्या हो कि वहाँ पे फूड आइटम्स हो जिसको वो चीज़ें क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। इट मीन्स कि प्लांट्स हो और उसके बाद एनिमल्स, अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो एनिमल्स हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जिसको कंज्यूम कर सके, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड जो सबसे नेसेसरी चीज़ आती है वो है वाटर, ठीक है ना। तो नर्मदा एक ऐसी लोकेशन थी, नर्मदा के नॉर्थ में हमने देखा विंध्यास थे, साउथ में हमने देखा सतपुड़ास थे। तो उनको क्या था, वहाँ पे रहने की जगह मिल गई थी, जैसे बहुत सारे वहाँ पे केव्स बन गई थी, गुफाएं थी, ठीक है, उन पहाड़ों में रह सकते थे वो। तो पहली समस्या तो खत्म। दूसरी चीज़ खाने की, तो आसपास जंगल थे, ठीक है, उन जंगलों से वो काफ़ी चीज़ें खाने का पा जाते थे, तो खाने की समस्या खत्म। और बहुत सारे वहाँ जानवर थे, जानवरों का जैसे कि हमने पहले देखा कि प्रोफेशंस में वो क्या थे, हंटर्स थे, फूड गेदरर थे, ये सब थे, तो उनको चीज़ें मिल जाती थी। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा जरूरी थी, पानी, वो भी उनको यहाँ मिल जाता था। इस वजह से नर्मदा पे वो लोकेट हुए थे, रहे थे। तो 3 पॉइंट, सेटलमेंट की समस्या उनकी सॉल्व हो गई, फूड सॉल्व हो गया, पानी की समस्या सॉल्व हो गई, इसलिए वो नर्मदा किनारे रुके हुए थे, ठीक है। आइए देखते हैं कि जो लोग रहते थे वहाँ पर, उनके अंदर ऐसी क्या खासियत थी, उनको क्या चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ी, ठीक है, टाइम साथ। तो वो गैदरर बने, क्योंकि ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे चीज़ों को बहुत सारा कलेक्ट भी करना था। वो पक्षियों के अंडे कलेक्ट करते थे, ठीक है, और उसके बाद मान लो कुछ ग्रेन्स हुए, कुछ फ्रूट्स हुए, उनको कलेक्ट करते थे और उनको अपना एज अ फूड कंज्यूम करते थे, ठीक है। और उनके अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें तो कैसे हुआ, तो देखिए वो बहुत अच्छे लर्नर भी थे, ठीक है। उन्होंने अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे जितने प्लांट्स हैं उनमें कौन से पॉइजनस हैं, कौन से नहीं पॉइजनस है, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बारे में सीखा। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट्स को वो खा सकते हैं, उसको सीखा। कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं उनको कंज्यूम कर सकते हैं, उन्होंने सीखा। और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको वो इजिली मार सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उनका साइंटिफिक डेवलपमेंट, उनका एक्सपेरिमेंट बताता है कि शुरू से भी ह्यूमन एक खोजी नेचर का रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नर्मदा में लोग रहते थे, नर्मदा के वैली साइड में, वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर थे एक, ठीक है, जो अपना फूड कंज्यूम करते थे गैदरिंग के थ्रू। उसके बाद क्या था, उनको वास्ट नॉलेज थी किसके अबाउट, प्लांट्स के बारे में, अपने सराउंडिंग फॉरेस्ट के बारे में, और कौन कौन से वहाँ पे फूड आइटम जैसे रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हनी वो कंज्यूम करते थे, इन सब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी बात करते हैं हंटिंग एक्टिविटीज़। तो हंटिंग में जैसे हिरन रहा होगा, ठीक है, डॉग थे, ठीक है, उनको हंट करते थे। गोट रही होंगी जो बेसिकली उनको इजिली वो हंट कर सकते थे। इवन कि बहुत सारे इमेजेस ऐसे मिले जिसमें बाइसन, ठीक है, टाइगर का भी वो हंट करते थे। बट ये सब एनिमल क्या थे, उनको बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन मिलता था, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनको फॉलो नहीं कर पाते थे। आइए आगे के पैराग्राफ में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल। तो सबसे पहले हमारा वही चीज़ लॉजिक, सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो देखिए किरथार की लोकेशन आपको दिख रही होगी, ये किरथार की लोकेशन है, ठीक है, किरथार। उसके बाद उसके जस्ट ही बगल में सुलेमान। तो देखिए हमको समझना क्या है, इंडिया के हिसाब से इसकी लोकेशन, ये हमारा प्यारा है इंडिया, ठीक है ना। अब इंडिया के नॉर्थ में चलिए, उसके बाद नॉर्थ से वेस्ट साइड चलिए, तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली हमको जाना कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये दोनों लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से चलते हैं टॉपिक पे। देखिए सुलेमान एंड किरथर हिल्स जो है हमारी, वो तो हमने नॉर्थ वेस्ट में है, ये लोकेशन हमने देख लिया, आपको समझा दिया। अब देखिए ये क्यों बात कर रहे हैं सुलेमान और किरथर हिल की, तो ये वो लोकेशंस हैं कुछ हमारे जहाँ पे लगभग आज से 8000 साल पहले, समझ रहे हैं, आज से 8000 साल पहले। इट मीन्स कि ये बुक जो रेफरेंस पे लिखी गई है वो 2000 को रेफरेंस मान के लिखी गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 6000 BC की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। 6000 BC के समय में, लगभग इतने साल पुराने टाइम में हमारे यहाँ पर जो पहली बार यहाँ पे वीट प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और बार्ले प्रोड्यूस किया गया। तो 2 क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो किए गए, वीट एंड बार्ले, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं, वीट एंड बार्ले। टाइम क्या था, 6000 BC या फिर 8000 ईयर्स एगो। MCQ बन सकता है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या सिर्फ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चर अगर डेवलप हो गया था तो जाहिर सी बात उनके पास एनिमल्स रहे होंगे। एनिमल्स थे तो कौन कौन से एनिमल्स थे, शिप थे, गोट, कैटल्स भी थी, ठीक है, और लोग एक परमानेंट सेटलमेंट में रहा करते थे। इट मीन्स कि वो उन्होंने कम्युनिटी डेवलप कर ली थी, ठीक है, कम्युनिटी डेवलप कर ली थी। इट मीन्स कैसा स्ट्रक्चर आ गया था, विलेज लाइक, ठीक है। विलेज लाइक क्यों था, बिकॉज वो प्राइमरी एग्रीकल्चर पे डेवलप थे, ठीक है, डिपेंडेंट थे, इस वजह से वो विलेज कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं।
अब दूसरी लोकेशन हमको ये बता रहे हैं कि गारो हिल्स को देखिए, ठीक है। गारो हिल्स की लोकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले गारो हिल आपको बता दूं, ये देखिए इंडिया के इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको गारो हिल्स देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं गारो हिल्स के बारे में, क्या बता रहे हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हम नॉर्थ जाएंगे ना, फिर से वही चीज़, नॉर्थ चलिए, ईस्ट साइड चलिए, तो आप पहुँच जाएंगे गारो हिल्स, ठीक है। तो गारो हिल्स में ये कह रहे हैं, और विंध्यास रेंज है हमारा। विंध्यास रेंज का जो हमारा है लोकेशन, वो सेंट्रल इंडिया है। एक बार विंध्यास रेंज आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। अभी नर्मदा का टाइम मैंने दिखाया था, ये नॉर्थ साइड ऑफ नर्मदा विंध्या पड़ता है, ठीक है। आइए अब टेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये वो एरिया है, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ इंडिया में। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया में एग्जैक्ट, अगर इंडिया की बात की जाए तो अगर ये इंडिया का हमारा मैप है, प्यारा इंडिया है हमारा, ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर डेवलप कहाँ हुआ, ये एरिया तो जो सुलेमान किरथार हो गया पाकिस्तान का एरिया था, अब इन पाकिस्तान का एरिया हो गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन इंडिया में देखें तो सेंट्रल इंडिया में विंध्यास रीजन में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर जाएं तो ये कौन सा रीजन था हमारा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जाएँ तो हमारे पास गारो हिल्स का रीजन था, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। आइए देख लेते हैं उसके बाद। अब बात करते हैं कि जो इंडिया में राइस सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ, राइस की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो प्रोड्यूस हुआ वो जगह जो थी वो विंध्यास हिल थे, विंध्यास एरिया के नॉर्थ साइड में। इट मीन्स आप कहिए आज के टाइम का आपका यूपी, ठीक है, एमपी का एरिया रहा होगा, यूपी एमपी का एरिया, जहाँ पे सबसे पहले राइस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। टू बी प्रिसाइज, ये लहुरा देव एक लोकेशन है, ठीक है, संत कबीर नगर के पास, वहीं की लोकेशन हो की ये बात कर रहे हैं जहाँ पे राइस सबसे पहला प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये कॉर्नर में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर लूँ, बहुत ही सही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमेशा ये उठता है कि साउथ एशिया को अक्सर सब कंटिनेंट कहा जाता है, समझ रहे हैं, जैसे साउथ एशिया सब कंटिनेंट कह दिया था, इंडिया को भी इंडियन सब कंटिनेंट कह दिया जाता है। तो आखिर सब कंटिनेंट कहने के पीछे लॉजिक क्या है, किसको हम सब कंटिनेंट कह सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा चीज़, ठीक है, जो कंटिनेंट से थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है, स्मॉलर देन कंटिनेंट बट इट इज़ लार्ज, मतलब कंटिनेंट से थोड़ा छोटा बट सफिशिएंट लार्ज हो, ठीक है, और वो सेपरेटेड हो रेस्ट ऑफ द लैंड मॉस बाय सी, हिल्स एंड माउंटेन्स। मतलब कि एक कंटिनेंट से छोटा हो बट अपने आप में काफ़ी बड़ा हो, और जो मेन कंटिनेंट, जो मेन लैंड एरिया है उससे वो क्या हो, सेपरेटेड हो। कैसे, सी के थ्रू, समुद्र के द्वारा, हिल्स के द्वारा, माउंटेन्स के द्वारा। तो ऐसे एरिया को आप सब कंटिनेंट कह सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे इंडिया को सब कंटिनेंट क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इंडिया भी मेन लैंड एशिया से हिमालयन माउंटेन द्वारा सेपरेट होता है। बाकी आपके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, उसके बाद अरेबियन सी के साथ, और उसके बाद फिर साउथ में इंडियन ओशन पड़ता है। तो इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी को वो अपने आप में रखता है, ठीक है, कंटेन करता है, इस वजह से वो सब कंटिनेंट कहा जा सकता है, ठीक है। आइए बात करते हैं कि राइस के बाद इंडस रिवर की बात हो रही है, इंडस रिवर उसके आसपास के एरिया। तो सबसे पहले हम फिर से मैप पे चलते हैं, इंडस वैली के आपको रीजन दिखा देते हैं। ये देखिए ये इंडस रिवर है आपका, ठीक है, ये देखिए ये रिवर आपकी इंडस रिवर है। तो इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज में अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, 2021 में ही। तो आई होप आपको पता होना चाहिए इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन से। तो मेरी वीडियो में इसकी ट्रिब्यूटरी की ट्रिक्स बनी हुई है, आप उनको जरूर एक बार देख लीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे उसकी ट्रिक थी BR, ठीक है, अगर BR अम्बेडकर अगर CJI होते तो कैसा होता, ठीक है। तो इसमें जैसे आप ब्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब, झेलम और इंडस, ये 5 हैं, ठीक है, ऑर्डर में ही है। ये शुरू की जो 2 हैं वो इंडिया के पास है, बाकी लास्ट की 3 पाकिस्तान के पास है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी आप 1960 की, इसके थ्रू ये वाटर कंट्रोल होता है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इंडस की लोकेशन हमने देख ली, आइए देख लेते हैं इंडस की क्या बात कर रहे हैं ये, ठीक है। इंडस एक ऐसी लोकेशन है, इंडस के आसपास उसकी ट्रिब्यूटरीज के एरिया में लगभग आज से 4700 साल पहले, इट मीन्स लगभग आपके 2700 BC की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडस वैली का समय है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। वहाँ पे बता रहे हैं कि आज से जो अर्लीस्ट सिटीज़ थे वहाँ पे डेवलप हुए, ठीक है। उसके बाद लगभग 2500 साल पहले आज के, ठीक है, 2500 साल बोले तो 1500 BC है ना, नहीं सॉरी 500 BC, क्योंकि बुक की रेफरेंस जो लिखा गया वो 2000 पे लिखा गया है, ठीक है। तो 500 BC मतलब क्या, ये आपके महाजनपद का समय है। तो 2500 साल पहले आज के यानी 500 BC में गंगा नदी के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज पे बहुत सारे सिटी डेवलप हुए। उन सिटीज़ में कौन प्रोमिनेंट थे, तो मगध एम्पायर था एक, आप सभी ने आई होप नाम जरूर सुना है,
ठीक है। मगध एम्पायर साउथ ऑफ गंगा लोकेशन था और वन ऑफ द लार्जेस्ट किंगडम था और पावरफुल भी था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन मैं करता हूं कि मगध एम्पायर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों था, इसका आंसर आप दे सकते हैं तो जरूर कमेंट में दीजिए, ठीक है। उसकी क्या रीजन थे। उसके बाद बात करते हैं कि लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन हमेशा ट्रेवल करते थे, अभी भी करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते थे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते थे, ये तो सभी को पता है कि उस समय या तो एनिमल को यूज़ करते थे, एनिमल तो इतनी जल्दी यूज़ बाद में होने लगे, बट फिर भी लोग ट्रैवल करते थे बाई फुट, ठीक है ना। ट्रैवल वो क्या करते थे, बाई फुट करते थे। लेकिन ट्रैवलिंग का पर्पस क्या था, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए इसमें कई सारे पर्पस दिए हुए, जैसे सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। देखिए यहाँ ये बताने का मेन पर्पस ये है, अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है ना, जैसे सोसाइटी में भी आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ सकता है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को माइग्रेट करती हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल तुरंत दे सकते हैं वहाँ पे। तो इस पर्पस से यहाँ पे इसको नहीं समझना है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको आप अनदर सब्जेक्ट में, जैसे मेंस का आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें आप डिजास्टर मैनेजमेंट में, इकोनॉमी में, जैसे कोई क्लाइमेट चेंज उसके साथ क्या क्या इशूज़ देखे जा सकते हैं, तो आप ये आंसर वहाँ लिख सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मेंस वुमेन्स मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट, ठीक है। समटाइम्स आर्मी ने मार्च किया, ठीक है, दूसरे एरिया को जीतने के लिए। मर्चेंट्स जाते थे कारवां बना के, ठीक है, शिप्स में जाते थे। उसके बाद बहुत सारी वैल्यूबल गुड्स को खरीदने बेचने के लिए, मतलब मर्चेंट एक्टिविटीज़ जो थी उनकी करने के लिए। फिर बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स थे जो अपने दूर एरिया में जाते थे प्रीचिंग्स देने, ठीक है, उन लोगों को शिक्षा देने, अपने धर्म का विस्तार करने के लिए जाते थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एडवेंचरस थे, ठीक है, लोगों के जानने की इच्छा थी नए नए लोकेशन के बारे में। जैसे आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा प्रिंस हेनरी के बारे में, ठीक है। प्रिंस हेनरी इतना पागल था नई चीज़ों के जानने के में, उसको द नेविगेटर की मतलब एक उपाधि ही मिल गई थी, ठीक है। आई होप आप सभी को याद हो कि वास्को डी गामा के से जस्ट पहले बार्थोलोमे डियाज को भेजा था उसने, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंस हेनरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आइए बात करते हैं कि जो लोग माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है, क्यों माइग्रेट होने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो देखिए हमारी जो आइडियोलॉजीज थी, हमारी जो थिंकिंग थी, वो सब चीज़ें डाइवर्स हुई, ठीक है। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हुआ जिसकी वजह से इनरिच हुआ, इंडियन कल्चर जो हुआ इनरिच हुआ। तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ से लिंक क्या कर सकते हैं, देखिए हिस्टोरिकल रीजन ऑफ इंडियन कल्चर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इंडियन कल्चर इनरिच हुआ बाय हिस्ट्री कैसे, तो आप ये सारे एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि लास्ट मतलब बहुत ही एंशिएंट पास्ट में जाए तो ऐसे लोगों का माइग्रेशन हुआ, एक जगह दूसरी जगह गए, एसिमिलेट हुए, उसके बाद नई जगह की कल्चर को सीखा, ठीक है, और अपने कुछ पुराने आइडियाज़ को उनके पास तो थे ही, उसको मिक्स करके कुछ नया चीज़ डेवलप किया। तो इस हिसाब से ये तो हिस्टोरिकल फैक्टर हो गया। फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे, कुछ लोग जो हिमालयाज रीजन में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोस्टल इंडिया में रहते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनके अपने कल्चर हैं। तो इस तरह से ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है ना उनका कल्चर, तो इस वजह से वो काफ़ी डाइवर्स हुआ, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आज लोग कैसे ट्रेवल करते हैं, तो आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं कि मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं, ठीक है, मोर प्रोमिनेंट तो यही सारे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। पहले ये जो था ये सभी नेचुरल फ्रंटियर्स थे आपके, जैसे हिल्स हुए, माउंटेन्स हुए, लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन के टाइम में ये सभी क्या हुए, वो काफ़ी छोटे हो गए हिल्स माउंटेन। इट मीन्स नॉट रियली इट गेट रिड्यूस्ड, बट इन टर्म्स ऑफ वी हैव एक्सटेंड और पावर, ओके। तो हम लोग इसको काफ़ी छोटा कर दिए हैं एक तरह से बोले तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस मूवमेंट का से क्या चीज़ हुआ, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इससे हमारा कल्चर इनरिच हुआ, ठीक है, और हमको नई नई फूड हैबिट्स, स्टोन्स, डिफरेंट आइडियाज़ हम लोग को यहाँ से मिले। आप यहाँ पे ये पैराग्राफ देख सकते हैं, किसी आंसर राइटिंग में एज ए इंट्रो यूज़ कर सकते हैं, एज अ बॉडी पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंडिया के नाम के बारे में। तो देखिए हम इतनी देर जब से चैप्टर शुरू किए इंडिया 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 कर रहे हैं, ठीक है, तो एक नाम और भी सुन लीजिए, भारत भी होता है। आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम को इंक्लूड किया गया है। तो अब ये देखते हैं कि ये नाम आए कैसे। तो जो इंडिया इंडिया इतनी देर हम कर रहे हैं, तो देखिए उसकी बेसिकली हिस्ट्री ये है कि इंडिया वर्ड जो आया है वो इंडस से आया है। इंडस कौन क्या है, इंडस क्या है, तो इंडस बेसिकली जो रिवर, एक नदी है इंडिया के, ठीक है, जो आपके नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है रिवर, ठीक है, उसको बेसिकली संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, ठीक है। तो जो ग्रीक वाले लोग भैया थे, ग्रीक वाले लोग और या फिर ईरानी लोग, वो इसको क्या कहते थे, सिंधु बोल नहीं पाते थे, उनको बोलने में उनकी समस्या थी, नाम हमारा बदल गए वो, ठीक है, उनको समस्या थी, तो वो सिंधु को इंडस इंडो बोलते थे,
ठीक है। तो इंडो बन गया इंडस और लेटर टाइम में इंडस हो गया इंडिया। तो आपको समझ में आया कि कैसे डेवलप हुआ ये। इंडिया वर्ड आया है इंडस से, ठीक है, जो कि सिंधु नदी के लिए यूज होता था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब दूसरा नाम जो है हमारा भारत। भारत कैसे आया फिर? तो भारत आया इंडिया के जो वैदिक टाइम था उससे, वैदिक टाइम में ही एक ट्राइब रहा करती थी, ठीक है ना, एक ट्राइब था, एक क्लान था जिसको आप बोल दीजिए, जिसका नाम था भारत, ठीक है। भारत क्लान आपने नाम सुना होगा, अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ी होगी तो उसमें राजा सुदास जो थे, किंग सुदास, जो 10 राजन वार के विजेता थे, ठीक है, वो भारत क्लान से ही थे। तो अंत में वो जीतते हैं और भारत का नाम, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी क्लैन के बेसिस के ऊपर भारत नाम पड़ गया, ठीक है। तो आप सबको ये चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी कि भारत का नाम कैसे आया और कहाँ से आया, ठीक है। और ये भारत ट्राइब जो है ना, जो मैंने बताया भारत ट्राइब, उसका मेंशन ऋग्वेदा में है। और ऋग्वेद क्या है? इंडिया का सबसे एंशिएंट टेक्सचर है जो लगभग 3500 ईयर ओल्ड है, ठीक है। 3500 ईयर ओल्ड है मतलब 2000 घटा दीजिए फिर से, तो आपका क्या आ जाएगा? 1500 BC आ रहा है। 1500 BC मतलब क्या आपका? वैदिक एज, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि हम पास्ट के बारे में जानते कैसे अपने। तो पास्ट के बारे में जानने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे हमको कुछ टेक्स्ट मिल जाए उसको पढ़ के जान जाए, फिर जो चीज़ें वो यूज़ करते थे वो मिल जाए तो फिर हम जान जाएंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो टेक्स्ट हमको क्या मिलता है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात, मैन्यूस्क्रिप्ट होते क्या है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज मैन्यू एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब हम सभी जानते हैं कि राइटिंग होता है, और मैन्यू इट मीन्स हैंड। तो हैंड रिटन जो स्क्रिप्ट है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। अभी इस पे लिखा किस पे जाता था? तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर में दिया हुआ है कि वो पाम लीव्स यूज़ करते थे। पाम लीव्स को कई कट कर लेते थे पीसेस में, और उसमें जो लिखने के बाद उनको टाई कर देते, बांध देते थे आपस में, तो पूरी एक मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हो जाती थी। तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है, एक ये सैंपल दे रखा है मैन्यूस्क्रिप्ट का, ऐसी होती है। तो ये देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे होल बनाया गया है, ऐसे बहुत सारे पेजेस होते थे, उसको आपस में बांध दिया था रस्सी की हेल्प से, ठीक है। तो पाम लीव्स के अलावा और क्या चीज़ थी? तो एक पेड़ स्पेशल टाइप का होता था, ट्री, इसका नाम होता था बर्च, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। बर्च कहाँ ग्रो होता था? हिमालयन रीजन में। उसके छाल को ये निकालते थे, उससे उस पर भी ये लिखा करते थे, ठीक है। अब ये थी कि इन मैन्यूस्क्रिप्ट में समस्याएं क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, कंसर्न्स क्या क्या थे इस मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ। तो देखिए जो मेन कंसर्न था उसका ये था कि ये सॉफ्ट थे, तो बहुत सारे इंसेक्ट इसको खा लिया करते, जिससे ये खराब हो जाती थी, ठीक है। तो ये तो कंसर्न था। उसके बाद बात करते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट मिली तो आखिर हमको मिली कहाँ से? तो ये कुछ जो प्रिजर्व थे, टेम्पल्स में बचे हुए थे, बहुत सारी मोनास्ट्रीज थी वहाँ बची हुई थी, तो वहाँ से हमको चीज़ें मिलती हैं। अब बात आती है कि इनमें लिखा क्या है। तो ठीक है, ये कुछ चीज़ें रिलीजियस चीज़ों के बारे में, क्या कैसे धर्म की लोग कैसे अपने रिलीजियस बिलीफ को प्रैक्टिस करते थे, क्या क्या बिलीफ एग्जिस्ट करते थे उस टाइम, राजा का क्या कैसा जीवन था, कौन राजा था उसके बारे में, उनकी क्या टेरिटरीज थी इसके बारे में, उस समय क्या मेडिसिन प्रैक्टिस होती थी, कैसा साइंस डेवलपमेंट था, ये सब चीज़ें बताता है, ठीक है। उसके बाद कौन से एपिक्स लिखे गए, पोएम्स, प्ले, इन सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी बताती है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये इनकी जो ये बहुत सारे जो लिखे गए इनकी लैंग्वेज क्या थी। तो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज उसमें प्रोविनेंट थी, ठीक है। संस्कृत थी, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज थी और तमिल लैंग्वेज थी। 3 लैंग्वेज उसमें प्रोमिनेंट थी। तो ये तीनों चीज़ें थी। अब बात करते हैं लिखने के बाद, हमने तो सॉफ्ट बर्च पे लिख लिया, उसका अगर हार्ड सरफेस पे लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि ये कोई एक हार्ड सरफेस होता है, उसके ऊपर जैसे या स्टोन हो या फिर मेटल, तो उसके ऊपर लिखना उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगर कोई हार्ड सरफेस कुछ लिखा हुआ है तो इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। सिंपल इतनी बात, उसको टफ ना करें हम, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें लिखी होती थी? तो बेसिकली वही राजा के अपने ऑर्डर्स हुआ करते थे, राजसी ऑर्डर। और उसके बाद इसमें क्या होता था, बहुत सारे अदर्स लोग जैसे मर्चेंट्स है या फिर कोई राजा की वाइफ है, रानी है, उन्होंने राजा से रिलेटेड कुछ चीज़ लिखवा के कहीं लगवा दिया, तो इस तरह के इंस्क्रिप्शन मिलते थे। सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन अगर इस तरह का देखा जाए तो अशोक के टाइम का मिलता है, जो लगभग आज से 2250 साल पुराना है, ठीक है। अगर 2000 घटा दे तो 250 BC, ठीक है, ये अशोक का टाइम पीरियड निकल आता है। इस टाइम में कांधार से मिला हुआ है, ठीक है, जो आज के समय अफगानिस्तान में पड़ता है। अच्छा आप कमेंट में बताइए कि अफगानिस्तान की लोकेशन जो है वो अफगानिस्तान किन किन कंट्रीज़ को टच करता है, ठीक है। आपको पता होगा इंडिया को टच करता है कि नहीं, अगर ये कम से कम ये तो बताइए ही। उसका बात करते हैं, ठीक है, कि अशोका का ये जो अफगानिस्तान इंस्क्रिप्शन था, इसमें कौन कौन से लैंग्वेज उसने यूज़ की, ठीक है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ग्रीक यूज़ किया था उसने, ठीक है, ग्रीक यूज़ हुई, फिर अरेमिक, दो लैंग्वेज बेसिकली यूज़ हुई, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो टॉप पे लिखी गई है ये ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज है। और इसके बाद ये जो लोअर में ये अरामिक लैंग्वेज है, अरेमिक लैंग्वेज। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपको जरूर पुट करना चाहता हूँ, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि सबसे पहली बार अशोक के इंस्क्रिप्शन को किसने पढ़ा था,
ठीक है। वो एक इंग्लिश स्कॉलर था, मैं इतना बता दे रहा हूँ, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें साइड में जो मैंने ये मार्क कर रखा है, इसको थोड़ी समझने वाली चीज़ है कि ठीक है, व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ ए स्क्रिप्ट। इट मीन्स कि जो कुछ भी हम लिखते हैं, कोई लेटर, कोई साइन, तो वो स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा। स्क्रिप्ट क्या होता है? राइटिंग के समय जो हम साइन यूज़ करते हैं या फिर लेटर यूज़ करते हैं, वो बेसिकली पार्ट है इसका स्क्रिप्ट का। और उन स्क्रिप्ट की वजह से जो हम उनको रीड करते हैं और जैसा हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब उसके बाद बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली क्या होते हैं कि वो पर्सन्स होते हैं जो रिमेन्स की स्टडी करते हैं, जैसे बिल्डिंग रिमेन्स हो गए, स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, जो चीज़ें बची हुई हैं फिर जो मिलती हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, मतलब ज़मीन को खोदते हैं और अर्थ के नीचे जो चीज़ें, जैसे टूल्स मिल गए कोई, ठीक है, वेपन्स है, पॉट है, पैन है, ऑर्नामेंट्स है या फिर कॉइन्स, ये चीज़ें जो उनको मिलती है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट में क्या याद करना है, रिमेन्स ऑफ थिंग्स वो स्टडी करते हैं और मेन चीज़ रिमेन्स में भी वो एक्सकेवेट करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे मिस कर दिया हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि चीज़ें लोग हार्ड सरफेस पे क्यों लिखते थे। तो देखिए इसका आंसर आप चाहे जो भी सोचिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ये था कि हार्ड सरफेस से लिखने में चीज़ें जो थी वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर जाती थी, बेसिकली इसका रीज़न ये था। तो आप ये सिंपली पॉट देख सकते हैं। इंडिया का जो ओल्ड सिल्वर कॉइन है वो इस फॉर्म में था। तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि सबसे पहले इंडिया में जो कॉइन था वो कब शुरू हुआ था चलना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया तो जरूर है 2500 ईयर एगो, तो आप लेकिन कमेंट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, कमेंट में। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और क्या क्या चीज़ें पाते हैं। तो देखिए वो एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, फिशेस, इनके रिमेन्स, इनके बॉडी पार्ट में बोन्स ही सर्वाइव करती हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर प्लांट्स के रिमेन कलेक्ट करते हैं। अब सर्वाइविंग कैसे प्लांट सर्वाइव करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए परेशानी की जरूरत नहीं है, सिंपल इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे अगर कोई ग्रेन है या फिर पीस ऑफ वुड है, अगर वो जल गया, ठीक है, हाफ, ठीक है, तो अगर कंप्लीट जल गया तो राख बन जाएगा, बट अगर मान लो हाफ जला हुआ है तो सर्वाइव करता है फॉर अ लॉन्ग, तो इस वजह से उनको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब बात होती है हिस्टोरियंस कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हमने देख लिया। तो बेसिकली देखिए हिस्टोरियंस वो होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करते हैं और इन्फॉर्मेशन, जो पुरानी बीती हुई हिस्ट्री है या फिर स्टोरी, उसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे डिटेक्टिव होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जितने भी क्लू मिलते हैं कोई केस से रिलेटेड, तो क्लू को जोड़ जोड़ के केस में आखिरकार पहुंचते हैं कि किसने क्या क्राइम किया। तो हिस्टोरियन बेसिकली क्या होते हैं, एक तरह के डिटेक्टिव होते हैं जो सारी चीज़ें पास्ट से मिली हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजी हैं, उनको ले लेके वो पीछे की तरफ कहानी जोड़ते जाते हैं कि आखिर लोग क्या करते रहे होंगे, कैसे यहाँ एक जगह से वहाँ जाते थे, किस में खाते थे, क्या पहनते थे, कौन कौन से ग्रेन्स हैं, ये टूल है तो क्यों है। बेसिकली वो स्टोरी बनाते हैं जो कुछ साक्ष्यों पर आधारित होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जो हमारा चैप्टर था, बुक का नाम ही है आवर पास्ट, तो क्या हम लोग के डिफरेंट पास्ट थे। तो बिल्कुल डिफरेंट पास्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि डिफरेंट लोकेशन में आज के समय में ही आप देखिए, ठीक है, आज के समय में आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल बहुत सही दिया हुआ है। देखिए अंडमान आइलैंड में जाएँ तो वहाँ के लोग आज भी प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। लेकिन वहीं आप किसी मॉडर्न सिटी में जाइए लाइक पुणे, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ों को कंज्यूम करते, कंज्यूमरिज्म कल्चर आ गया। तो यही डिफरेंस आज के समय में डिफरेंस है, तो उसके में भी डिफरेंस रहा होगा, बेसिकली रहा होगा। कुछ मर्चेंट्स रहे होंगे, उनकी लाइफ डिफरेंट रही, किंग क्वींस की डिफरेंट रही होगी, क्राफ्ट पर्सन्स रहे होंगे, फार्मर्स रहे होंगे, उनकी लाइफ डिफरेंट रही होगी। तो इस वजह से आवर पास्ट चैप्टर, इस बुक का नाम बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो अगर क्वेश्चन आपको कभी कहीं भी मतलब इनकाउंटर होता है कि आवर पास्ट या कॉमन पास्ट, तो ऑब्वियसली डिफरेंट पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? देखिए इनइक्वालिटी हर समय से प्रेजेंट रही है, ठीक है, इनइक्वालिटी हर समय से रही है, हर दुनिया में रही है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ ही रही है। इनइक्वालिटी किस चीज़ में बात कर रहा हूँ, जैसे किंग्स थे, ठीक है, उनके पास चीज़ें सुविधाएं थी और उनके पास इतने मतलब फाइनेंस भी था और पावर भी था, तो जिससे क्या करते थे अपने रिकॉर्ड्स को उन्होंने मेंशन किया। बट बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेग्लेक्टेड सेक्शंस था जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को नहीं मेंशन कराया, ठीक है, करा भी नहीं सकते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट कैसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो वो उन टूल से आता है जो ये यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस था, ठीक है। अब ये डेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे क्या है, तो ये बुक में हमने बता ही दिया शुरू में कि 2000 सी को कॉमन बेसिस माना गया है, उसके हिसाब से बुक बताई गई। अब ये BC क्या होता है
तो BC बिफोर क्राइस्ट। तो जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, उनके जब उनका बर्थ हुआ तो उसको 1 माना जाता है। उसके बाद के ईयर्स को अकॉर्डिंगली काउंट किया था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई फिक्स टाइम है, ठीक है, यहाँ पे क्रिसस जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो उससे पहले की जितनी डेट हुई उसको हम लिखेंगे क्या, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद की आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट AD लिखते हैं। और आज के टाइम में जो लोग सेकुलर टर्म यूज़ करते हैं तो वो CE कॉमन एरा, ठीक है, और इससे पहले को BCE बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है। बस इतना सिंपल सी चीज़, आपको फुल फॉर्म पता हो बस। और AD का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जिस ईयर में भगवान का यानी कि क्राइस्ट का जन्म हुआ, ठीक है। अब इंडिया ने कब से शुरू किया इस फॉर्म क्रिश्चियनिटी वाले कैलेंडर को एक्सेप्ट करना, तो आज से लगभग 250 साल पहले। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसमें किसकी कृपा रही होगी, ठीक है। इसमें आपकी UK की यानी कि ब्रिटिश की कृपा रही है जो हमको ये चीज़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा, जैसे ये तो अपने इंडिया का मैंने पढ़ा, अब बात करते हैं कि फॉरेन में उस समय क्या चल रहा था। तो देखिए एक हमको इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, कहाँ पे मिला है, इजिप्ट में मिला था, ठीक है, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें 3 लैंग्वेज में लिखी हुई थी। कौन कौन सी 3 लैंग्वेज थी, ठीक है, तो ग्रीक था और 2 इजिप्शियन लैंग्वेज थी। तो उसको पढ़ने में काफ़ी समस्या हो रही थी, लेकिन ग्रीक स्कॉलर्स ने जब एक बार ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ लिया तो उसके बाद आसानी से बाकी चीज़ों को भी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन उठता है कैसे पढ़ लिया, तो आइए मैं इस फिगर को देखिए ध्यान से, आप समझ जाएंगे। जैसे ये साइन जो है ये इजिप्ट की अपनी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन ग्रीक में इस साइन के लिए P यूज़ हुआ है। तो इट मीन्स उन्होंने लिख लिया कि जब भी ये साइन मिलेगा तो इसको हम P लिखेंगे। तो ठीक है, जैसे मान लो कि हमको क्या लिखना है, पोल लिखना है, POL, ठीक है, POL या फिर डबल L लिखना है, पोल लिखना है। तो एक स्क्वायर बना देंगे, उसके बाद O के लिए हमको ये साइन यूज़ कर लेंगे और फिर 2 बार लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये साइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ था ग्रीक लैंग्वेज का, तो ये चीज़ हो गया। और फिर उसके बाद ये देखिए इसमें क्वेश्चन शुरू हो गए। तो क्वेश्चन आई होप इस चैप्टर को इतने डिटेल्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर की उस वीडियो में और आपको मज़ा आया हो, आपने एंजॉय किया हो। सो थैंक यू वेरी मच।